हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर में। हम लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़े थे मैट्रिक्स के। आज हम थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। थर्ड लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन होगा एक्सरसाइज 3.2 का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको हम समझते हैं। स्टार्टिंग इसकी होगी, सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहली यहाँ पर प्रॉपर्टी है एडिशन। हम इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम लिखना चाहें इसमें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है एडिशन। अच्छा, तो हम अब एडिशन के बारे में समझते हैं। तो एडिशन क्या होता है, जैसे सपोज करो हमें 2 मैट्रिक्स यहां पर गिवन है। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, और उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर गिवन है 6 7 8 9 3 एंड 2। 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। ये एडिशन का केस हम पढ़ेंगे, एक बार इसको ढंग से समझना। एडिशन, हम 2 मैट्रिक्स को, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करें a प्लस बी, तो यहां पर ये आएगा इस तरह से 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 7 8 9 3 एंड 2। जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 है और ये 6, तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा 7, 2 और 7 9, यहाँ पर हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट शो करेंगे, और 3 और 8 11, 4 और 9 13, 5 और 3 8, 6 और 2 8। ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो इससे हमें क्या समझ में आता है, ये इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कंडीशन इसकी क्या है कि 2 मैट्रिक्स आपस में कब ऐड हो सकती हैं, तो इनकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन को अगर हम समझें तो दोनों मैट्रिक्स, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम, 2 रो हैं और 3 कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट हम क्या यहाँ से निकाल सकते हैं कि हम केवल उन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यही मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है। हम 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम जब ही कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यानी कि इसकी कंडीशन क्या है, सेम ऑर्डर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, इस पर ध्यान दो। 2 मैट्रिक्स को हम प्लस या माइनस जब भी कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अगर डिफरेंट ऑर्डर होता है, जैसे सपोज करो, एक हम इसका एग्जांपल और समझा दे रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक डिफरेंट एग्जाम्पल ले लें। एक मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 4 5, और दूसरी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे देगी वी, ये हमें दे देगी 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/3। तो दोनों ही डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। जब ये डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उसका रीजन ये है, मान लो 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये 2 हो गया, इस 3 का करस्पॉन्डिंग ये 3 हो गया, 4 का करस्पॉन्डिंग ये 5 हो गया, एंड 5 का करस्पॉन्डिंग ये 6 हो गया। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स अगर बचे हुए हैं तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम केवल उन मैट्रिक्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं जिनके ऑर्डर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। साथ फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने एडिशन डिस्कस की है, इसके बाद सेकंड है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के बारे में जब हम बात करें तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे दी गई है, यहाँ पर कोई हम न्यूमेरिक नंबर रखेंगे जिससे माइनस प्लस करने में आसानी होगी, 1 2 3 एंड 4। तो जब हम यहाँ से ए में से बी को माइनस करेंगे, ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही हम माइनस करेंगे। जैसे देखो 2 में से 1 को माइनस करें 1, 3 में से 2 को माइनस करोगे 1, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ही 1, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 1।
और ये कब पॉसिबल हुआ, हमने इनको माइनस कब कर पाए, हम इनको माइनस जब कर पाए हैं जब इनके ऑर्डर्स कैसे हैं, सेम ऑर्डर, और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी ऑर्डर में आएगा। तो एडिशन वाले प्रॉपर्टी में ही हमने ये चीज़ बताई थी, दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस हम जब कर सकते हैं जब उन दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डिफरेंट ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल और अगर हम दें यहाँ से, ये हो गया 1 एंड 2 और दूसरी मैट्रिक्स हमने यहाँ पर मान ली है 1 2 3 एंड 4। अब देखो यहाँ से 1 के करस्पॉन्डिंग तो चलो ये एलिमेंट हमारे पास हो गया, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है दूसरी मैट्रिक्स में भी, और 2 के करस्पॉन्डिंग 3 है। लेकिन सेकेंड मैट्रिक्स में अब भी दो एलिमेंट हमारे पास ऐसे रह गए हैं जिनको हम मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ कोई भी रिलेशन शो इनका नहीं कर सकते। इस केस में यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं a माइनस बी इज नॉट पॉसिबल। हम यहाँ से a में से b को माइनस हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, a में से b को भी नहीं कर सकते और b में से a को भी नहीं, ठीक है। दोनों ही केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं। ये हमारा है 1/1 का और ये हमारा है 2/2। तो कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन इसकी भी यही है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस करने के लिए कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स जो हमें गिवन होंगी वहां पर उनके ऑर्डर्स कैसे होने चाहिए, सेम, जब भी हम उनको प्लस और माइनस कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इनके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी क्या आती है कि जब हम a प्लस बी करेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं डिफरेंट मैट्रिक्स, तो a प्लस बी, ए मैट्रिक्स को जब हम b के साथ ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा b प्लस ए। तो ये रूल जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव लॉ। अब इसी साइड सब्ट्रैक्शन की जब हम बात करें, यानी कि कोई भी दो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, मैट्रिसेस हैं, अगर a में अगर हम b को प्लस करें तो वो इक्वल होगा b प्लस ए के। और यहाँ पर डिफरेंट केस यहाँ पर आ रहा है, अगर हम a में से b को माइनस करें तो वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा b माइनस ए, ये यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हुआ। उसका रीजन ये है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो मान लो a मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे दी 2 3 4 एंड 5 और b मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो जब a प्लस बी जब हम करेंगे तो 2 में 1 को प्लस किया 3, 3 में 2 को प्लस किया 5, 4 में 3 को हम प्लस करेंगे 7 एंड 5 प्लस 4 यानी 9। ये हमारा हो गया a प्लस बी। जब यहाँ से हम b प्लस ए करें, अगर b प्लस ए, अब पहले b को ऐड करेंगे a के साथ, तो 1 में दोबारा से प्लस करेंगे 2 को तब भी 3, 2 में 3 को प्लस करेंगे 5, 3 में अगर हम 4 को प्लस करें तो 7 एंड 4 को अगर 5 में प्लस करें तब भी 9। तो देखो यहाँ से a प्लस बी और b प्लस ए ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो ये कम्यूटेटिव जो रूल है हमारा वो एडिशन में तो पॉसिबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जैसे मान लो अब इन्हीं की बात हम करें, समझना इधर, मान लो दो मैट्रिक्स हमारे पास a और b हैं, इसको ये हम इधर लिख दे रहे हैं। a मैट्रिक्स हमें दे दी गई है 2 3 4 एंड 5 और b मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है 1 2 3 एंड 4। जब हम a में से b को माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही हम माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ से 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से 4 जाएगा 1। तो a माइनस बी तो हमारे पास ये आ गया है। अब जैसे ही हम b माइनस ए अगर कैलकुलेट करें, b माइनस ए, अब हम सेकेंड वाली मैट्रिक्स में से फर्स्ट मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, तो प्लस के 1 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1, 2 में से अगर 3 को माइनस करेंगे -1, तो हर जगह रिजल्ट -1 आएगा। ये पूरी मैट्रिक्स हमारा रिजल्ट था प्लस का और ये रिजल्ट हमारा माइनस का, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन होता है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अच्छा, एसोसिएटिव का मीनिंग यहां पर क्या है कि a प्लस बी प्लस सी
कोई भी हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, 3 मैट्रिसेस हैं, बी और बी प्लस सी को हम जब दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद अगर ए में प्लस करें तो उनका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी और प्लस सी, ये दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल आएंगे। अभी जिस तरह से हमने एग्जांपल लेके समझाया था, आप कोई भी कॉमन एग्जांपल लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैट्रिक्स एडिशन इज, ठीक है, इज एसोसिएटिव। सेम कंडीशन यहाँ पर है, हम यहाँ पर ये लिख देंगे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिसेस सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव। जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो हमारा होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। तो एसोसिएटिव ना होने का मतलब क्या है, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अगर हम a में से b माइनस सी को जब हम माइनस करेंगे तो वो नॉट इक्वल होगा a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। इसी के साथ थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है, इसके साथ थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें हम नल मैट्रिक्स को ऐड अगर करेंगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज ए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी के साथ मान लो ए प्लस नल मैट्रिक्स, ये ओ है, जीरो नहीं है, ओ है, क्योंकि हमने बताया था नल मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए प्लस ओ या ओ प्लस ए, इस केस में भी यहाँ पर ही ए आएगा। तो ये दोनों ही केस हमारे पॉसिबल हैं, तो ये दोनों ही केस डायरेक्टली लाई करेंगे एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसी के साथ जब हम इसका थर्ड केस देखें, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर तुम लिखोगे एडिटिव, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो एडिटिव आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट्स। इस केस में यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो हम बेसिक एग्जांपल लेके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो ए में अगर हम जीरो को ओ को माइनस करें तो रिजल्ट हमारे पास ए आएगा, लेकिन अगर ओ में से ए को माइनस करें रिजल्ट माइनस ए, तो ये दोनों ही केस यहाँ पर सेम नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए माइनस ओ इज नॉट इक्वल टू ओ माइनस ए। इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं करेगा। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर हम एडिशन की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर एडिटिव आ गया वर्ड, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडिटिव नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर तो एडिशन का केस था इसलिए एडिटिव आ गया, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का केस है, तो यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर जो हमारी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अच्छा, इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या है, यहाँ पर ए में अगर हम प्लस करेंगे माइनस ऑफ ए, ये हमारे पास इक्वल होगा माइनस ए प्लस के ए, यानी यहाँ पर आ जाएगी नल मैट्रिक्स। ये ओ रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है नल मैट्रिक्स को, ये चीज़ ध्यान रखना पहले इधर, ये हमारी नल मैट्रिक्स है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसलिए एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स यहाँ पर शो हो सकता है, ठीक है, होगा ही। और यहाँ पर नोट में चाहो तो लिख भी देना यहाँ पर नोट में कि माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। जो माइनस ए है वो तुम्हारा क्या है यहाँ पर है, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के केस की अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्शन के केस की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर था एडिटिव इनवर्स, वहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्टिव इनवर्स। तो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, सब्ट्रैक्टिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट्स, इज नॉट एग्जिस्ट्स। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर रीजन आप सभी को पता होना चाहिए। मान लो ए में से माइनस करोगे माइनस ऑफ ए में से हम माइनस करेंगे माइनस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस के ए, या माइनस ए लिख दो यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस ए, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव का केस है, माइनस से पहले आ गया और ये माइनस से बाद का है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। रीजन क्या है, माइनस ए का प्रोडक्ट अगर हम माइनस ए के साथ करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का 2a आएगा। एक बार इसको अगर हम सॉल्व करें, ये प्लस का 2a आएगा और ये माइनस का 2a, जो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्टिव इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट्स।
तो यही हमारी प्रॉपर्टी थी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। अब लास्ट कंसेप्ट हमारे पास रह गया मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। देखो दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं मैट्रिक्स में, एक स्केलर होता है और एक जनरल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो स्केलर की अगर हम बात करें तो स्केलर का मतलब है एनी नंबर, यानी जो मैट्रिक्स अगर हमें गिवन होगी उसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे दी गई है, एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8 9 3, मान लो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। क्लियर है? अब ये एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसमें हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करें। सपोज करो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें 5a का मतलब है ये कांस्टेंट नंबर है जिसकी हमने बात की, इसको ही हम बोलते हैं स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम करेंगे उस मैट्रिक्स में। तो देखो यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई 10 में करें, 2 में करेंगे 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45 एंड 3 5 जा 15। दैट इज द रिजल्ट। जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी वो रिजल्ट हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो रिजल्ट, ये जो हमने यहाँ पर स्केलर बताई है बिल्कुल ही इजी कॉन्सेप्ट है। जो भी नंबर हमें दिया गया, जो भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास गिवन है, उस नंबर का पूरे ही मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। अच्छा, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ये समझ लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या पॉसिबल हैं, केवल नंबर हमें ये समझना है स्केलर का मतलब क्या है। अगर स्केलर का मतलब समझ में आ गया तो इसकी प्रॉपर्टीज भी आसान है। प्रॉपर्टीज में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इजी है प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी हम लिखा दे रहे हैं, हालांकि इसका इतना बड़ा यूज नहीं है। वो सब बेसिक कंसेप्ट हमारे हैं, इनको हम शुरुआत से स्टार्टिंग से ही समझते आए। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, जैसे मान लो एक कांस्टेंट नंबर k प्लस के बी, एक ऐसा नंबर है, दो मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया k और के बी। तो k जो है वो k का मतलब है एनी कांस्टेंट नंबर। जो k जो हमारा है वो कोई भी कांस्टेंट नंबर है। तो ये किसके इक्वल होगा, हम यहाँ से k को कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी। ये तो हम स्टार्टिंग शुरुआत में क्लास 8th 9th में ये सब करके आए। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने किया था, फैक्टर्स निकालना सीखे थे, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है। लेकिन समझ लो इसको कि ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है, हम दो के साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर ऐसे हमें गिवन है तो हम डायरेक्टली, मान लो कोई दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और दोनों के साथ एक ही नंबर का प्रोडक्ट है, तो उस नंबर को कॉमन हम ले लेंगे और बाकी दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो सकती है, अब मान लो कांस्टेंट हमारे पास दो हैं, एक k कांस्टेंट है और एक l कांस्टेंट है। इसके साथ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, मान लो यहां से मिल जाएगा ka और प्लस la। देखो यही तो रिजल्ट मिलेगा, मतलब मैट्रिक्स a है उसका मल्टीप्लाई हमने k के साथ कर दिया, तो k कोई कांस्टेंट नंबर है तो पूरा मल्टीप्लाई a के साथ हो जाएगा। और इसी तरीका से l कोई कांस्टेंट नंबर है, इसका भी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a के साथ हो जाएगा। तो फाइनली LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक तो था हमारे पास स्केलर और एक है हमारे पास जिसको मैंने बताया था जनरल मल्टीप्लिकेशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ढंग से समझना है। तो पहले देखो इसका ये मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है। तो मल्टीप्लाई करने का मेथड ये होता है नंबर ऑफ, या लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स, इन सेकंड मैट्रिक्स। अच्छा, ये वर्ड क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। एक बार इसको देखो, मान लो दो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, दो मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन, जैसे मान लो 2 3 4 5 6, और एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे दी गई है 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/3। तो देखो यहाँ से हमने यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनको जब हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ से
ये 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट यानी रो तो दोनों की सेम है ना, नंबर ऑफ रोज। अच्छा हाँ, ये देखो नंबर ऑफ रोज, जब ये दो एग्जांपल हमने यहाँ पर दो मैट्रिक्स कोई सी भी लिखी हैं तो इसका जो लास्ट जो ऑर्डर है, यानी कि ये यहाँ पर है m और ये यहाँ पर है n और ये यहाँ पर है m और ये यहाँ पर है n, तो यानी कि n जो है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो n का मतलब यहाँ पर कॉलम है और यहाँ पर क्या है, रो है। तो पहले इसको देख लो एक बार, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है। अच्छा यहाँ पर मैंने रो लिख दिया है, यहाँ पर कॉलम लिखो, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये दोनों ही कैसी होंगी, आपस में सेम है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले देखो यहाँ से, लास्ट जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रोज, सॉरी उसके कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, अगर ये दोनों आपस में सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा तो हमने इसमें क्या बताया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है कि जब यहाँ पर n और m यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो दोनों ही आपस में सेम हो, तभी ये क्या होगा, यहाँ पर मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर कर लिया, एक बार देखो यहाँ से, जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रिमेनिंग यहाँ पर बचा हुआ है 2 और यहाँ पर बचा हुआ है 3। तो जो नई मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी, नई मैट्रिक्स जो बनेगी जिनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स हम तैयार करेंगे उसका ऑर्डर होगा 2/3। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मतलब इनका मल्टीप्लाई सीखने की काफ़ी अच्छी ट्रिक है। एक बार इसको देख लो, समझो मेथड क्या है। ये हमने यहाँ पर क्या बता दिया है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, हर केस में मिलेगा ही तुम्हें, अगर किसी केस में अगर ये नहीं इक्वल मिलता है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब 2/2 किया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a11, a12, a13, a21, a22 और a23, और बस यही हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट भी हमारा एक बार इसका मल्टीप्लाई करके भी हम दिखाएंगे। देखो ऑर्डर सेम है, यानी कि दो रो है हमारे पास R1 एंड R2 और 3 हमारे पास कॉलम है C1, ठीक है, C1, C2 एंड C3। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करके भी एक बार हम देख रहे हैं, A11 मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे। तो देखो यहाँ से AB मल्टीप्लाई करना सीख लो सभी। अब 2 का मल्टीप्लाई लिखा हुआ 1 यानी कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करो। तो यहाँ से हमने लिखा है 4 2 8 प्लस 7 3 21। देखो यहाँ से इन दोनों को हमने प्रोडक्ट कर दिया है, 4 2 8 एंड 7 3 21। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन करने का बेस्ट मेथड है। एक बार देखो इसको, 1 का मतलब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ। तो जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो 5 2 10 एंड 8 3 24। एक बार इसको हम थोड़ा सा और इधर साइड से लिख दे रहे हैं, समझने में प्रॉब्लम आएगी। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, 4 2 8 एंड 21। उसके बाद देखो यहाँ से 5 2 10, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया 10 एंड 8 3 24। यहाँ पर आ गया 24। अब देखो यहाँ से लास्ट क्या है 1 3। तो 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो रहेगी हमारे पास लेकिन थर्ड कॉलम। तो यानी कि 6 2 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई हम 9 के साथ करेंगे, 9 3 27। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो। उसके बाद देखो यहाँ से 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 4 20। उसके बाद 7 6 42 5। अब देखो यहाँ से 2 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 2। तो 2 2 का मतलब है फर्स्ट सेकंड रो है लेकिन सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 5 25, 6 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8 6 48। इसी के साथ 2 3 सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है, सेकंड रो का मल्टीप्लाई हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 6 5 30 प्लस 9 6 54। दोनों का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया। फाइनली इनको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 29 34
7 और 2 9, 3 39, 20 + 42 यानी 62, 25 एंड 48, 8 और 5, 8 में जब हम 5 को प्लस करेंगे तो 13, कैरी 1, 5 और 2 7, 54 में तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ ए प्रोडक्ट बी। ए और बी का हमने प्रोडक्ट यहाँ पर कर लिया है। मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार इसको समझ लो, पूरा कंसेप्ट क्या है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं मल्टीप्लाई वाला, दोनों का ही प्रोडक्ट हमें करना है। तो देखो यहाँ से जब ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर देखो इनका 2 × 2 और यहाँ पर दिया गया 2 × 3। तो हमने बताया था फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ये दोनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तो यानी कि मल्टीप्लाई हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे ही हम इनका करेंगे तो देखो यहाँ से ए और बी का अब ऑर्डर क्या रह गया, इस यहाँ पर रह गया 2 और यहाँ पर रह गया ये 3। तो अब जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो यहाँ पर आएगी 2/3। जो नया ऑर्डर तैयार होगा वो 2/3, यानी यहाँ लिख सकते A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। जो हमारा आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, 2/3 में आएगा। तो देखो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करना सीखो। जब हम ए बी का आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो देखो यहाँ से 1 का मतलब है, जब फर्स्ट एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 4 2 = 8 प्लस 5 8 = 40। ठीक है, इसके साथ 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 3 = 12, 5 3 = 15। इसी तरह से 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 6 = 24 प्लस 5 4 = 20। इसके बाद ये देखो यहाँ से 2 1 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 = 12 एंड 7 8 7 = 56। इसके साथ यहाँ पर आ गया 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 6 3 = 18 एंड 7 3 = 21। लास्ट है यहाँ पर 2 3 का मतलब है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 6 6 = 36 प्लस 7 4 = 28। तो फाइनली इनको हम प्लस कर लेंगे। तो जैसे ही प्लस करेंगे तो देखो यहाँ से 40 और 8 यानी ये यहाँ हो गया 48, 12 और 15 5 2 और 7 यानी यहाँ पर आ गया 27। इसी के साथ 20 और 24 प्लस 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44। 56 और 12, 6 और 2 8 यानी ये हो गया यहाँ से 68। इसके साथ 21 एंड 8 और 1 9 यानी 39। 6 और 8 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, कैरी 1 3 यानी 6। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर A × B।